फ्रेंड स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग नदी अपवर्तन के अलग अलग सिद्धांतों को देख रहे हैं और हम लोगों ने डेविस के सिद्धांत और फिंक के सिद्धांत को समझ लिया। अब आज की क्लास में हम लोग किंग का जो नदी अपवर्तन सिद्धांत है इसको डिटेल में देखेंगे। इससे पहले देखिए, मैं कुछ सूचना यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं भूगोल विषय के साथ में, उनके लिए हमारे पास विशेष क्लासेस उपलब्ध है जिसमें आपको यूजीसी नेट का पेपर 2 का जो कंप्लीट कोर्स है वो पढ़ाया जाएगा। यानी कि भूगोल के जितने भी टॉपिक यूजीसी नेट ने बताए हैं वो सभी टॉपिक मैं आपके कवर करवाऊंगा। और इसके साथ ही आपको 20 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस उपलब्ध रहेगा, यानी कि जहाँ पर भी आपको कोई समस्या आती है वहाँ पर आप उसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस 1999 रुपये है। और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए मेरे नंबर पे। नंबर है 7905251328। और देखिए, जो क्लासेस कैसे देखना है, आगे का प्रोसीजर क्या होगा, इस सब के लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनवा रखा है। जब आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तब वो ट्यूटोरियल आपको सेंड कर दिया जाएगा और क्लासेस कैसे देखना है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए समझते हैं किंग के नदी अपवर्तन सिद्धांत को। देखिए, सबसे पहले हम लोग किंग के सिद्धांत में जो कुछ प्रमुख तथ्य है, जो फैक्ट है, उनको ध्यान से देखेंगे। इसका एक कारण है, जब आप विकल्प वाले प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं तो अधिकतर आप देखेंगे विकल्प जो बनते हैं वो थ्योरी के कुछ मुख्य भागों से बनते हैं। यानी अगर वो मुख्य भाग जो है किसी सिद्धांत के वो हमको याद है तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगर वो मुख्य चीज़ें हम भूल गए तो चाहे हमने पूरे सिद्धांत को कितना अच्छे से समझा हो, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो पहले मुख्य बातें हैं उनको मैं आपको बता दूंगा जिन्हें आपको याद रखना है और फिर पूरा सिद्धांत समझाऊंगा। देखिए, पहली बात जो किंग ने कही, इन्होंने कहा कि अलग अलग पर्यावरणीय दशाओं में स्थल रूपों का विकास समान होता है। स्थल रूप मतलब जैसे पहाड़ है उसमें जो जलप्रपात बन रहा है, वी आकार की घाटी बन रही है, जो विसर्प नदी बना रही है, तो ये सारे जो स्थल रूप बनते हैं ये अलग अलग पर्यावरणीय दशाओं में एक समान बनते हैं और जलवायु परिवर्तन का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं पड़ता है। यानी कि ये जो स्थल रूप का निर्माण हो रहा है इसके ऊपर जो जलवायु में परिवर्तन होते हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इन्होंने देखिए क्या कहा कि चक्र जो है, चक्र मतलब अपवर्तन का जो चक्र है वो त्वरित उत्थान से आरंभ होता है। यानी कि एक जो कह लीजिए पर्वत है वो तेजी से ऊपर उठ जाता है, या एक जो स्थल रूप है वो तेजी से ऊपर उठ जाता है भूखंड, और उत्थान के बाद विवर्तनिक स्थिरता रहती है। यानी ये पर्वत जितना उठना था उतना उठ गया, अब लंबे समय तक ये पर्वत और ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगा। तो ये बात डेविस ने भी कही, किंग ने भी कही। ये चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पर डेविस और किंग का मॉडल समान है। दोनों ने एक ही बात कही कि जो उत्थान है वो तेजी से होता है शुरू में और उसके बाद लंबे समय तक स्थिरता बनी रहती है, कोई उत्थान नहीं होता है। इसके साथ ही इन्होंने देखिए समानांतर निवर्सन की बात कही, आगे और डिटेल में देखेंगे। और देखिए, इन्होंने वैसे तो डेविस के सिद्धांत का जोरदार खंडन किया, यानी इन्होंने डेविस के सिद्धांत की कमियों को बताया, लेकिन खुद जो किंग का सिद्धांत है ये भी चक्रीय है, यानी कि अलग अलग चरण की बात करता है। इन्होंने कहा कि किसी पहाड़ के ढाल में 4 तत्व होते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी ढाल में 4 तत्व होते हैं। एक तो शिखर हो गया, दूसरा कगार हो गया, तीसरा मलबा ढाल हो गया और चौथा पेडिमेंट हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, शिखर, कगार, मलबा ढाल, पेडिमेंट, ये 4 तत्व होते हैं पहाड़ी के ढाल में। और शुरुआती चरण में निक पॉइंट बनते हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपने डेविस वाला वीडियो देखा है तो आपने अलग अलग अवस्थाएं पढ़ी होगी नदी की, यानी कि प्रथम अवस्था जिसे तरुण अवस्था कहते हैं, और फिर वहाँ से चलते हुए प्रौढ़ और वृद्धावस्था। तो जो क्यों है ये क्या कहते हैं कि जब नदी अपने शुरुआती चरण में है, जब पहला चरण चल रहा है, तब नदी के मार्ग में निक पॉइंट बन जाते हैं। अब आप कहेंगे निक पॉइंट क्या होता है, तो इसको समझाना अपने आप में पूरा एक अलग से टॉपिक है। तो जब मैं आपको नदी के अपवर्तन से बनने वाले अलग अलग स्थल रूप समझा रहा होगा
तो वहाँ पर मैं आपको निक पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए एक तथ्य के रूप में आपको इसको याद रखना है कि निक पॉइंट जो है शुरुआती चरण में बनता है। अब देखिए, किंग के मॉडल से जुड़ी हुई 3 और अवधारणाएं हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहली है रिप्लेनिशमेंट। तो देखिए, किंग बेसिकली क्या कहते हैं कि जो नदी अपर्दन करती है ये सतत होता है, यानी कि लगातार नदी अपर्दन करती रहती है और क्रमिक रूप से करती है, यानी चरणों में करती है। चरणों में अपर्दन का मतलब है पहले चरण में आप देखेंगे बहुत गहरी घाटियां बनेंगी, दूसरे चरण में घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगेगी, यानी कि एक क्रमिक रूप से अपर्दन होगा और सतत होगा, और इसकी वजह से नदी घाटियों का निर्माण लगातार होता रहता है, यानी कि नदी अपनी घाटी पर लगातार काम करती रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, वही बात जो डेविस ने बताई थी कि जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं, जो अपलैंड्स है, ये धीरे धीरे प्लेन्स में बदल जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे ये जो ऊंचा उठा हुआ पर्वत है ये धीरे धीरे एक समतल क्षेत्र में बदल जाएगा। फिर देखिए, दूसरी प्रक्रिया है स्कार्स रिट्रीट। तो स्कार्स रिट्रीट क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये एक ऊंचा उठा हुआ पहाड़ है या पठार है, अब नदी लगातार इसका अपर्दन कर रही है। तो नदी अपर्दन जब इसका लगातार करेगी इस पहाड़ का या पठार का, तो धीरे धीरे ये समतल मैदान में बदल जाएगा। पहले नदी इसको गहरा करेगी, यानी कि पहले नदी अपनी घाटी को गहराई में काटेगी, फिर ये दोनों किनारों का अपर्दन करने लगेगी, यानी कि ये नदी की जो घाटी है धीरे धीरे चौड़ी होने लगेगी। और ये नदी अपर्दन का जो पूरा प्रोसेस है, इसकी वजह से ये जो पहाड़ है या पठार है ये लगातार धीरे धीरे पीछे हटता जाएगा। पीछे हटने का मतलब क्या है कि लगातार इसका ढाल जो है इसका अपर्दन होता जाएगा, और इस तरह से इसका ढाल नीचे की ओर होता जाएगा, या कह लीजिए पर्वत की ऊंचाई या पहाड़ की ऊंचाई लगातार कम होती जाएगी। तो ये हो गई स्कार्प रिट्रीट की प्रक्रिया। और तीसरी चीज आती है पेडी प्लेन का विकास। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि पेडी प्लेन शब्द जो है किसने उपयोग किया, किंग ने, डेविस ने, पेंक ने। तो याद रखना है ये किंग का शब्द है। तो देखिए, किंग का जो मॉडल है इसमें पेडिप्लेनेशन की जो अवधारणा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कोई देखिए कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। हम लोगों ने देखा स्कार्प रिट्रीट की जो प्रक्रिया देखी, इसमें क्या होता है स्कार्प रिट्रीट में कि जो पहाड़ है या पठार है इसकी ऊंचाई लगातार कम हो रही है, और इसका कारण क्या है कि नदी के द्वारा अपर्दन किया जा रहा है। यानी कि स्कार्प रिट्रीट में हम लोगों ने देखा पहाड़ या पठार का जो ढाल है वो पीछे की ओर हटता जाता है। अब देखिए, जब ये पीछे की ओर लगातार हटता जा रहा है तो यानी कि एक समय आएगा ऊंचाई इतनी कम हो जाएगी कि ये एक मैदान में बदल जाएगा, इस तरह से समतल हो जाएगा। तो यही जो समतल मैदान का विकास हो रहा है, किसी को जो किंग है इन्होंने पेडिप्लेनेशन कहा। यानी कि किंग के अनुसार, देखिए थ्योरी में सुन लीजिए, किंग के अनुसार जब स्कार्प रिट्रीट जारी रहता है तो धीरे धीरे ऊंचे और खुरदुरे इलाके समतल हो जाते हैं, यानी ऊंचे उठे इलाके स्कार्प रिट्रीट की वजह से समतल हो जाते हैं और एक पेडी प्लेन का निर्माण होता है। तो जो पेडी प्लेन है ये नदी अपर्दन और भू आकृति के विस्तार का अंतिम परिणाम है। यानी कि नदी अपर्दन का अंतिम जो परिणाम है, जो अंतिम रूप से स्थलाकृति बनती है, उसको किंग ने पेडी प्लेन कहा है। आप इस चीज को मत भूलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किंग के ढलान विकास मॉडल के अनुसार पेडीमेंट किस भू आकृति विज्ञान प्रक्रिया के कारण विकसित होते हैं? वायुमंडलीय दबाव, स्कार्प रिट्रीट, प्लेट टेक्टोनिक, या हिमनदी अपरदन? अभी आपको बताया स्कार्प रिट्रीट की जो प्रक्रिया है इसकी वजह से पेडीमेंट का विकास होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने किंग के मॉडल में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, अवधारणाएं, उनको डिटेल में देख लिया। अब हम लोग जो किंग ने अपने मॉडल में मुख्य बातें कही हैं, जो अलग अलग अवस्थाओं की बात की है, उन सभी को देखेंगे। तो देखिए, किंग ने नदी चक्र, पहाड़ी ढलान चक्र, भूदृश्य चक्र जैसे कई सारे चक्रों की बात की है। अच्छा देखिए, किंग का जो अपर्दन चक्र पे काम है ये इनका अफ्रीकी भूदृश्य के अवलोकन पर आधारित है। यानी कि अफ्रीका में इन्होंने जो स्थल रूपों में परिवर्तन आते हुए देखा, जो इन्होंने नदी का अपर्दन कार्य अफ्रीका में देखा, उस अवलोकन के आधार पर इन्होंने अपना मॉडल विकसित किया। एक चीज महत्वपूर्ण है, श्री सिंह कहते हैं कि इस तरह के जो सिद्धांत बनाए जाना चाहिए
वो उष्ण कटिबंधीय और अर्ध आर्द्र जलवायु के आधार पर बनाया जाना चाहिए। यानी उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जिस तरह से नदी कार्य कर रही है, अर्ध आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में जिस तरह से नदी काम कर रही है, उसके आधार पर आप सिद्धांत बनाइए, ना कि आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्रों के आधार पर। देखिए, किंग ने अफ्रीका में जो अलग अलग स्थल रूप देखे, यानी कि जो इन्होंने वहां पे पहाड़ देखे, पठार देखे, इसके आधार पे इन्होंने कहा कि ये जो स्थल रूप होते हैं, जो ये स्थलाकृतियां होती हैं, इनके दो भाग होते हैं। एक तो इनका कोमल अवतल ढाल होता है, यानी कि एक ऐसा ढाल होता है जो कोमल है और अवतल है। ये कहाँ पे पाया जाता है? नदी के घाटी तल में पाया जाता है। यानी जो घाटी का ढाल है, तल में घाटी तल का जो ढाल होता है, वो कोमल अवतल ढाल होता है। दूसरा ढाल कैसा होता है? दूसरा एक खड़ा ढाल होता है, यानी कि एकदम सीधा खड़ा ढाल होता है। अच्छा देखिए, ढाल के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम लोग ढाल विकास सिद्धांत देखेंगे, उसमें डेविस ने क्या कहा, पेंक ने क्या कहा, किंग ने क्या कहा, सभी चीजों को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे केवल एक आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिससे कि हमारा सिद्धांत भी पूरा हो जाए और हम लोग अपने सिद्धांत से भटके भी ना, वरना हम लोग ढाल विकास में चले जाएंगे। तो पहला ढाल हम लोगों ने देखा अवतल है, दूसरा ढाल जो है कोमल है, अवतल है, दूसरा ढाल जो है ये खड़ा ढाल है। अच्छा देखिए, ये जो खड़ा हुआ ढाल है, इसको आपके किंग ने नाम दिया स्कार्प, यानी इसी को किंग ने स्कार्प नाम से बुलाया था, ये जो खड़ा ढाल होता है। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, एक तो अपर्दन वगैरह के माध्यम से इसका कटाव होता है, यानी कि ये जो खड़ा ढाल है, अपर्दन वगैरह की प्रक्रिया के माध्यम से ही ये बना है और धीरे धीरे ये नष्ट भी होता है। और जब ये नष्ट होता है तो एक चीज याद रखिए, इस ढाल की तीव्रता में कमी नहीं आती है। यानी कि बस इस चीज को आप मत भूलिए कि किंग क्या कह रहे हैं, ये खड़ा ढाल है, जब मौसम या वर्षा द्वारा ये नष्ट होगा तो इसकी तीव्रता कम नहीं होगी। तीव्रता कम नहीं होगी मतलब, देखिए ये एक बहुत खड़ा ढाल है, मेरे हाथ में जो पेन है, इस पर एक पत्थर रखते हैं, बहुत तेजी से नीचे जाता है। अब वर्षा के द्वारा, मौसम के द्वारा इस ढाल को जो है काटा गया, तो अभी भी इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आई, यानी अभी भी इसके ऊपर पत्थर रखा तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। क्यों तीव्रता में कमी नहीं आ रही है, इस चीज को समझना है। इन्होंने कहा ढाल समानांतर रूप से पीछे हटता है, जिसको इन्होंने स्कार्स रिट्रीट कहा। समानांतर रूप से कैसे हटेगा? जैसे ये आपका जो ढाल है, ये पीछे किस तरह से हटेगा, ये इस तरह से पीछे हटेगा। अब ये आपका नया ढाल हो गया, तो ये हो गया स्कार्स रिट्रीट, यानी ये जो आगे आपके ढाल था, ये पीछे हटा और इस तरह से हटा कि जो नया ढाल बना इसी के समानांतर है। ये वाला नया ढाल पुराने ढाल के समानांतर है, इसीलिए नया ढाल है, उसकी तीव्रता में कमी नहीं होती है और इस प्रक्रिया को किंग ने स्कार्प रिट्रीट नाम दिया। अब देखिए, हम लोग जो किंग का पेडिक्लिनेशन चक्र है, इसको डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली किंग ने जो नदी अपर्दन सिद्धांत अपना दिया है, उसी का एक नाम हो गया पेडिक्लिनेशन चक्र। इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने नदी अपर्दन की अलग अलग अवस्थाओं की बात की है, जैसे कि डेविस ने की थी। पेडिक्लिनेशन शब्द आप मत भूलिएगा, ये किंग से जुड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, पहली अवस्था है युवावस्था। युवावस्था में क्या होता है समझिए। देखिए, पेडिक्लिनेशन चक्र जब शुरू हो रहा है, यानी कि नदी अपर्दन की शुरुआत कहाँ से होगी? बहुत ही सिंपल बात है, एक पेडी प्लेन है, यानी एक मैदानी क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, एक अपलिफ्टमेंट हो जाता है, उत्थान हो जाता है, यानी एक पर्वत बन जाता है। पर्वत कैसे बनते हैं, उसके अलग अलग सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसका जवाब देती है कि दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो पर्वत बनते हैं। तो खैर, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, यानी ये ऊपर की ओर उठ जाता है। यहाँ से हमारा पेडिक्लिनेशन चक्र शुरू होता है। और देखिए, जब अभी ये पर्वत नया नया ऊपर उठा है, आप खुद सोचिए, कोई चीज ऊपर उठी है तो इसका ढाल बहुत तेज होगा, और जब इसका ढाल बहुत तेज होगा तो नदी तेजी से बहेगी। तेजी से बहेगी तो जो पानी है वो बिल्कुल जैसे लकड़ी के ऊपर आरी काम करती है, वैसे ही काम करेगा, यानी इस ढाल को काटना शुरू कर देगा। और कैसे काटेगा? गहराई में काटेगा, यानी निम्नवर्तीय अपर्दन करेगा, नीचे की ओर काटेगा। तो यानी कि युवावस्था में जो वो अपलिफ्टमेंट हुआ है, उत्थान हुआ है, उस उत्थान के ढाल के ऊपर, उस पर्वत के या पठार के ढाल के ऊपर नदी जो है
निम्नवर्ती अपर्दन करने लगती है। अच्छा देखिए, जब धीरे धीरे युवा जो चक्र है, ये जो पहली अवस्था है हमारे पेडिप्रेनेशन चक्र की, जब ये पहली अवस्था खत्म होने पे होगी, तब धीरे धीरे जो ढाल शुरू में बहुत ये तीव्र था, एकदम सीधा था, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। जब ढाल की तीव्रता में कमी आएगी, तो नदी का वेग भी कम हो जाएगा, यानी पानी भी धीरे बहेगा। और जब पानी धीरे बहेगा तो निम्नवर्ती अपर्दन भी कम हो जाएगा, यानी घाटी जो बहुत तेजी से नदी गहरी करती जा रही थी, उसमें भी कमी आएगी युवा अवस्था के अंतिम चरणों में, जब युवावस्था समाप्त होने वाली है। अच्छा, इस समय पे आपको नए पेडिमेंट्स का निर्माण होता दिखाई देगा, यानी कि युवावस्था का जो अंतिम चरण है, उसमें आपको कुछ मैदान जैसे बनते हुए दिखाई देंगे, जबकि निम्नवर्ती अपर्दन कम हो चुका है। अच्छा देखिए, ये पेडिमेंट धीरे धीरे चौड़े भी होंगे। पेडिमेंट को अपने सिंपल भाषा में अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैदान, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो ये मैदान धीरे धीरे चौड़े होंगे। क्यों चौड़े होंगे? देखिए, मैंने आपको बताया एक स्कार्फ रिट्रीट की घटना के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया जो खड़ा ढलान होता है पर्वत का, इसमें समानांतर निवर्तन होता है, यानी तेजी से ये पीछे की ओर हटता है। तो जब ये समानांतर निवर्तन होगा, यानी ये जब पर्वत का ढाल पीछे की ओर हटेगा, तो उसकी वजह से जो मैदानी हिस्सा है वो लगातार चौड़ा होता जाएगा। जाहिर सी बात है, ये ढाल पीछे की ओर हट रहा है, तो आगे का जो हिस्सा है वो यानी कि मैदानी होता जा रहा है। तो मैदानी हिस्सा जो है वो चौड़ा होता जाएगा, यानी पेडिमेंट्स जो हैं आपके चौड़े होते जाएंगे। और देखिए, युवावस्था का जो एकदम अंतिम चरण होता है, यानी जब युवावस्था एकदम ही समाप्त होने वाली होती है, तो हमको इंसेल वर्ग बनते हुए दिखाई देते हैं। और इनमें से कुछ जो इंसेल वर्ग होते हैं वो किसी गुंबद की तरह ऊपर से गोल होते हैं। तो ये आपकी युवावस्था हो गई। अब देखिए, जो परिपक्व अवस्था है, यानी जो दूसरी अवस्था है, इसमें मौसम की अलग अलग प्रक्रियाएं इंसेल वर्ग की संख्या को कम कर देती है। यानी जो युवावस्था के अंतिम चरणों में इंसेल वर्ग दिखाई दे रहे थे, अब इनकी संख्या में कमी आने लगेगी, और जो घाटियों में पेडिमेंट हैं वो चौड़े होने लगेंगे, यानी कि ये जो मैदान से ये मैदान चौड़े होने लगेंगे और धीरे धीरे आपस में जुड़ने भी लगेंगे। देखिए, जुड़ने से क्या मतलब है, ये एक इंसेल वर्ग है, इसके इधर एक पेडिमेंट है, एक इधर पेडिमेंट है। नदी ने धीरे धीरे इसका अपर्दन किया, इसकी ऊंचाई कम होती चली गई और धीरे धीरे ये समतल हो गया। तो यानी कि ये पूरा पेडिमेंट आपस में जुड़ गया और ये जो ऊपर इंसेल वर्ग था ये समाप्त हो गया। तो कुछ देखिए इंसेल वर्ग बचे रह जाएंगे परिपक्व अवस्था में, और ज़्यादातर जो है समाप्त हो जाएंगे। और जो युवा अवस्था के दौरान हम लोगों ने देखा था, बहुत तेजी से एक उच्चावच ऊपर उठा था, यानी कि एक पर्वत वगैरह जो बहुत तेजी से ऊपर उठा था युवा अवस्था में, अब इसकी ऊंचाई में कमी आने लगेगी। यानी ये जो युवा अवस्था के समय आपको बहुत तेजी से ऊपर उठा हुआ पर्वत दिख रहा था, इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। अब देखिए, बात करेंगे अंतिम चरण की, यानी वृद्ध अवस्था की। तो देखिए, वृद्ध अवस्था में कुछ ही अवशेष पर्वत शेष बचते हैं, यानी कि ये जो ऊपर उठ गए थे पर्वत, ये अधिकतर नष्ट हो जाएंगे और कुछ ही शेष बचेंगे। और पूरा का पूरा जो भूदृश्य है, इसमें आपको पेडिमेंट फैले हुए मिलेंगे, और इन पेडिमेंट का जो ढाल होता है बहुत कमजोर होता है, या कह लीजिए इनका ढाल कैसा होता है, मंद होता है। तो अंतिम अवस्था में आपको क्या दिखेगा, पेडिमेंट का विस्तार दिखेगा पूरी सतह पे, और मल्टी कॉनकेव सतह जो है इस चक्र का अंतिम रूप है। यानी कि ये जो पेडिमेंट है अंतिम चरण में जो बने हैं, इनकी सतह कैसी होगी, मल्टी कॉनकेव सतह इनकी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने किम के सिद्धांत में जो भी महत्वपूर्ण चीजें, जितने भी जैसे स्कार्फ रिट्रीट क्या है, पेडिमेंट्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब देखिए, मैं आज आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत ही मैंने जटिल टाइप का रखा है, जिसको समझने में ही आपको 5-6 मिनट लगेंगे। तो इस प्रश्न को आप समझिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। आपका जो उत्तर है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जब आप उत्तर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि सही उत्तर क्या है। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जरूरी है कि आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप से ढूंढिए। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।